हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। और आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की चौथा पेपर है भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में, जिसकी एक मैराथन क्लास इस वीडियो के अंदर लेने जा रहे हैं। सारी इकाइयों को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो भी पिछली मैराथन क्लासें ली है उनमें से सारा पेपर है वो आ रहा है, तो आप निश्चित होकर इस क्लास को देखिएगा। इस एक ही क्लास के से आपके हैं सारे प्रश्न पेपर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, हमारा पेपर है वो कितने नंबर का है? 35 नंबर का है, ठीक है। और इसमें से 14 नंबर आपको पास होने के लिए लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी बैक लग जाएगी, ठीक है। तो सभी इस वीडियो को शेयर करना। और कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि इसकी सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन में मिलेगी, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से ज्वाइन आप कर सकते हो, ठीक है। और पिछली मैराथन क्लासें कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आगे की इंग्लिश गणित की सारी विषयों की मैराथन क्लासें क्रमबद्ध तरीके से लगाई जाएं। पहली इकाई है भाषा, समाज और सत्ता, ठीक है। पहला प्रश्न है इसके अंदर, भाषा के संदर्भ में असीमता का अर्थ क्या होता है? तो असीमता का अर्थ होता है भाषा बोलने वालों की अपनी क्या है? पहचान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम जो अस्मिता की पहचान करते हैं कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदुस्तानी है जिसे 21 करोड़ आदमी बोलते हैं, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, भाषा का रिश्ता होता है। भाषा का रिश्ता किससे होता है? सामाजिक संरचना से होता है। 11 नंबर प्रश्न है, अवांछित या अपशकुनी होने का बोधक नाम क्या है? मनचूरणी। क्या नाम है? मनचूरणी है, ठीक है। फिर है राष्ट्रपति शब्द है। राष्ट्रपति शब्द क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अखबार नहीं आया, पति द्वारा कहा गया, ये वाक्य क्या है? कौन सा प्रकार का वाक्य है? विवरणात्मक वाक्य है, ठीक है। फिर आपके उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पाउलो फेरे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप है इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र पुस्तक के लेखक पाउलो फेरे है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव मन के अभिव्यक्त विचारों को अधिक स्थायी रूप प्रदान करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, लिपि का संबंध माना जाता है। लिपि का संबंध सभ्यता का विकास से माना जाता है। नेक्स्ट है, लिपि व भाषा का संबंध कैसा है? मानवीय संबंध है, प्राकृतिक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, मानवीय है। कैसा है? मानवीय है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, बांग्लादेश में भाषा आंदोलन का मुख्य कारण क्या रहा था? ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि उनकी भाषा को दबाया जा रहा है, पर उन पर उर्दू को थोपा जा रहा था, इसलिए बांग्लादेश में भाषा आंदोलन होता हुआ था, ठीक है। 10 नंबर पर बात करें तो यहाँ पर देश के आज़ाद होने पर भारत सरकार किस आधार पर राज्यों को गठन के लिए असहमत थी? देश के आज़ाद होने के बाद भारत सरकार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर क्या थी? असहमत थी, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न अपने, हिंदी भाषा को दक्षिण भारत पर थोप दिया जाता तो क्या परिणाम होता? तो इसका सटीक आंसर है, हिंदी भाषा को दक्षिण भारत पर थोप दिया जाता तो भारत भी पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी श्रीलंका के समान गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन शैली पर धर्म के प्रभाव से किसका जन्म होता है? तो हमारी जीवन शैली पर धर्म के प्रभाव के चलते अनेक मुहावरों, कहावतों, बिंबों, प्रतीकों और कथाओं का जन्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर जो आपके स्तर पर हिंदी की पढ़ाई किस सन में शुरू हुई थी? यानी जो स्नातक होती है और स्नातक के बाद की जो पढ़ाई है यानी एमए की पढ़ाई है वो कब शुरू होती है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो स्नातकोत्तर आपके स्तर की हिंदी की पढ़ाई है 1923 के अंदर है वो शुरू हो चुकी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके भाषा किन विभाजनों की असमानता को दूर करने के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है? भाषा है जो जेंडर, जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, धर्म आदि विभाजनों के आधार पर होने वाली असमानता को दूर करने के साधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भाषाओं के महत्व को हमारे संविधान की किस अनुसूची में स्वीकार किया गया है? तो भाषाओं के महत्व को हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर स्वीकार किया गया है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, अगला प्रश्न है अपना, आजकल राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी भाषा संबंधी मांग उठाई जा रही है? ठीक है, तो आजकल राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों उठाई जा रही है? ठीक है, तो इसका कारण है कि राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक असीमता स्वीकार कराने की दृष्टि से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर किन राज्यों को बनाया गया था? तो पंजाबी और हिंदी भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्यों को बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1956 में श्रीलंका तत्कालीन नाम सीलोन में किस भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो श्रीलंका में सिंहल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन कब और किसके विरुद्ध चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता द्वारा असहयोग आंदोलन 1921 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चलाया गया था। प्रश्न संख्या 22, भाषा का रिश्ता सामान्य रूप से किससे होता है? तो भाषा का रिश्ता सामान्य रूप से सामाजिक संरचना से होता है। ठीक है, अगला आपके प्रश्न है, भाषा क्या दर्शाती है? भाषा किसी समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आपसी रिश्तों को बयान करती है और तमाम तरह की सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न बात करें तो एक शेष व्याकरण की क्या उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है, एक शेष व्याकरण की अवधारणा यह है कि इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को संबोधित करने के लिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदमी कहने पर यह मान लिया जाता है कि उसमें औरतें भी शामिल है, जबकि आदमी पुल्लिंग शब्द है और औरतें स्त्रीलिंग शब्द हैं, यानी दोनों का मिश्रण है जो एक शेष व्याकरण की अवधारणा पर टिकी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, वर्ग का बनना किस बात पर निर्भर करता है? ठीक है, वर्ग का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार है। उदाहरण के लिए शारीरिक श्रम करने वालों को मजदूर वर्ग और जो दूसरों के श्रम को खरीदकर अपने हित में उपयोग करते हैं उन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप दोनों को ध्यान में रखना है कि सारे जो वर्ग का बनना इस बात पर निर्भर उत्पादन के साधनों पर है। ठीक है, इसमें उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका है? ठीक है, शारीरिक श्रम करने वालों को तो मजदूर वर्ग और जो दूसरे के श्रम को खरीद कर अपने हित में उपयोग करता है उसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से दो वर्ग किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो इसका सटीक आंसर है मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, ये दोनों किसी समाज के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, फिर आता है मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग में अंतर क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। इसका सटीक आंसर है जो लोग जीवन यापन के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर है उन्हें मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, जबकि जो लोग दूसरों के श्रम को खरीदने और अपने हक में उसका उपयोग करते हैं वे बुर्जुआ वर्ग कहे जाते हैं। मजदूर वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को समझने तथा उसका मुकाबला करने के लिए कर सकता है, जबकि बुर्जुआ वर्ग भाषा का उपयोग शोषण को सहज रूप से संभव बनाने के लिए करता है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। मनुष्य की भाषा लिपि कब बन जाती है? ठीक है, तो मनुष्य की जो भाषा है वो लिपि कब बन जाती है? तो मनुष्य की भाषा को जब ध्वनि, संकेतों, भावों, विचारों के माध्यम से, रेखाओं, चित्रों एवं चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो वह लिपि बन जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का उपयोग किन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता है ब्रेल लिपि का उपयोग मुख्य रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है? भाषा और लिपि में प्राचीन भाषा है। ठीक है, क्योंकि लिपि का आविष्कार भाषा के बाद हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, लिपि किसे सुरक्षित रखने का साधन है? लिपि भाषा को सुरक्षित रखने का साधन है। ठीक है,
नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। भाषा और लिपि में संबंध प्राकृतिक है या मानवीय? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कोई एक तर्क दीजिए। तो इसका सटीक आंसर है भाषा और लिपि के मध्य संबंध मानवीय है। कैसा है? मानवीय है, क्योंकि हम एक भाषा को अनेक लिपियों में लिख सकते हैं तथा इस प्रकार एक ही भाषा के वाक्यों को अनेक लिपियों को लिखा जा सकता है और इनके मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न, लिपि की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने अपने भावों तथा विचारों को स्थायित्व देना, दूर दूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा के स्थान पर लिपि की आवश्यकता महसूस की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लोकोक्ति किसे कहते हैं? दो लोकोक्तियों को अर्थ सहित आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें है वह कथन जो जन जीवन में दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर किसी विशेष अर्थ या परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। अंधों में काना राजा यानी अयोग्यों में कम योग्य व्यक्ति का भी क्या आदर पाता है। ठीक है, फिर है अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य को बड़ा लाभ। ठीक है, दूसरा है मुहावरों से क्या आशय है? दो उदाहरण अर्थ सहित लिखिए। तो एक विशेष प्रकार का वाक्यांश जो लाक्षणिकता के आधार पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ देता है मुहावरा कहलाता है। ठीक है, इसमें नमक मिर्च लगना, बढ़ चढ़कर बात करना। ठीक है, दूसरा है सिर चढ़ाना यानी अत्यधिक महत्व बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके जेंडरीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, जीवन में सेक्स की पहचान जन्म होते ही जननांगों को देखकर की जाती है और इसी पहचान से पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं समाज द्वारा की जाती है। जन्म के समय से ही लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूप में डालने की जो सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया है उसे जेंडरीकरण कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है, 2022 की परीक्षा के अंदर आया हुआ है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भाषा के संदर्भ में अस्मिता से के क्या अर्थ है और इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, भाषा के संदर्भ में अस्मिता का अर्थ है भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान। ठीक है, और भाषा की ये पहचान सत्ता तंत्र से भी जुड़ी हुई है। भारतीय संघ ने विभिन्न भाषाई असीमताओं को स्वीकृति को स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत माना और यही कारण है कि भाषाओं के संदर्भ में संविधान ने 8वीं अनुसूची की व्यवस्था कर विभिन्न भाषाओं के महत्व को स्वीकारा। फिलहाल इस अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। समय समय पर ये सूची बढ़ती है, अर्थात सूची में नई नई भाषाएं शामिल होती रहती है। वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से ये मांग उठाई जा रही है कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यानी मसला ये है कि राजस्थानी भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता को स्वीकार हो, अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो भाषा हमारी अस्मिता को प्रकट करने का काम करती है। यही कारण है कि विभिन्न पेशों, व्यवसायों या दोनों क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों में हम अलग अलग तरह की भाषाएं पाते हैं। सभी भाषाएं अलग अलग तरह से विशिष्ट और प्रभावी विशेषताओं को संजोए हुए रहती है। ठीक है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाषा और असीमता में अटूट संबंध है। ठीक है, इस कथन को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है इसमें अथवा में प्रश्न पूछें तो हमारी भाषा सामाजिक ढांचे की समझ को सचेत रूप में वहन करती है। क्या उपयुक्त कथन से आप सहमत हैं? स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर है भाषा और असीमता में अटूट संबंध है। ठीक है, और हमारी भाषा हमारी असीमता को प्रकट करने का काम करती है। ठीक है, हमारी भाषा सामाजिक ढांचे की समझ को सचेत रूप में वहन करती है। भाषा के उपयोग के आधार पर यह तय होता है कि जातिवाद, नस्लवाद, लैंगिक पूर्वाग्रह या धार्मिक अवधारणाओं के प्रति हमारी क्या राय है। यानी हमारी भाषा ये अच्छी तरीके से प्रकट कर देती है कि हम निरंकुश है या लोकतांत्रिक है, नस्लवादी है या इस विचार से असहमत, पितृसत्ता के समर्थक है या स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते हैं, धर्मांध रूप के शिकार हैं आदि। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते हैं और समझते हैं, अर्थात हमारे सरोकारों, संघर्षों और व्यवस्थाओं की रचना, पुनर्रचना भाषा के माध्यम से साकार होती है। भाषा हमारे जीवन या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रस्थान बिंदुओं को बखूबी प्रकट कर देती है। उदाहरण के लिए यदि हम कहते हैं कि राज्य कल्याणकारी है और इसे राज्य की उन आर्थिक नीतियों का पता चलता है जिनसे राज्य प्रतिस्पर्धात्मक है, तब राज्य के उद्योगों के प्रति रुचि
बरती गई आर्थिक सहूलियतों का पता चलता है। हम भाषा के आधार पर सामाजिक ढांचे को रचते हैं और समझते हैं, ठीक है। अर्थात भाषाएं हमारी समझ का विस्तार वहाँ तक करती है जहाँ हम उनका इस्तेमाल विभिन्न विचारों, सांस्कृतिक विरासतों एवं ज्ञान की परंपराओं को समझने के लिए करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा और असीमता में अटूट संबंध है, ठीक है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, क्यों? श्रीलंका में भारत की तरह राज्यों का गठन भाषाई आधार पर न करके संसदीय कानून पारित करके वहाँ सीएल भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। और सीएल भाषा को ही स्कूलों, कॉलेजों, परीक्षाओं, अदालतों की भाषा बना दिया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका के उत्तर में रहने वाली तमिल भाषाई अल्पसंख्यकों ने इससे बनाए गए राजभाषा कानून का विरोध किया, जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध का जन्म हुआ और इस गृह युद्ध का आधार भाषाई असीमता का मुख्य कारण बनी। जबकि भारत जैसे विशाल राष्ट्र में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ही किया गया, इसमें भाषा थोपने जैसा कोई कार्य नहीं किया गया था, बल्कि सारी क्षेत्रीय भाषाओं को भी फलने फूलने का उनकी असीमता के आधार पर मौका प्रदान किया। इसलिए भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, ठीक है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न था। फिर है, क्या भाषा एक औजार है? ठीक है, तो इसका उत्तर है निश्चित रूप से भाषा एक औजार है जिसका उपयोग सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी भी औजार का उपयोग करने वाले की समझ, विचारधाराओं पर निर्भर करता है। क्योंकि भाषा भी एक औजार है, इसलिए इसका उपयोग भी उपयोग करने वालों की समझ और विचारधारा पर निर्भर करता है। ये तथ्य समाज की स्त्रियों और पुरुषों के बारे में सोच पर भी लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषाई असीमता का कोई सिरा कब धर्म से जुड़ जाता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, समझाइए, ठीक है। तो कई बार भाषाई असीमता का सिरा धर्म से भी जुड़ जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के भाषा परिदृश्य का एक सिरा हिंदी और उर्दू के आपसी रिश्ते से जुड़ा हुआ था, ठीक है। हिंदी के साथ साथ लोग बिना धार्मिक भेदभाव के उर्दू को भी पढ़ते ही नहीं थे, उर्दू में लिखते भी थे, ठीक है। और उस समय उर्दू के संबंध में हिंदू और मुस्लिम होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन धीरे धीरे पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति के कारण हिंदी और उर्दू के बीच अलगाव को प्रोत्साहन मिला और इसका प्रमुख कारण भाषाई असीमता का ही भाव था और दूसरा कारण औपनिवेशिक शासन की मनोवृत्ति भी था, ठीक है। और इसका आगे चलकर परिणाम ये हुआ कि उर्दू धीरे धीरे एक संप्रदाय विशेष की भाषा बन गई और उर्दू की पहचान इस्लाम धर्म से की जाने लगी। परिणाम स्वरूप भारत में उर्दू भाषा मात्र मुसलमानों की भाषा बनकर रह गई और इस्लाम अनुयायी इस भाषा का सभी तरह से लिखने पढ़ने, धार्मिक कृतियों, रीति रिवाज के निर्वहन आदि करने लगे। एक तरह से उन्होंने उर्दू भाषा और उसकी असीमता को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे उर्दू भाषा मुसलमानों की अधिकृत भाषा बन गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हैं वो भाषाई असीमता का सिरा कभी भी धर्म से जुड़ सकता है, ये पूरी आपको समझाई गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जेंडरीकरण किसे कहते हैं? जेंडरीकरण में आपके क्या विचार हैं, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो जेंडरीकरण के संबंध में विचार, मानव समाज में पुरुष और स्त्रियां समान रूप से रहती आ रही है और इन्हीं से परिवार पोषित है तथा वंश परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। समाज ही व्यक्ति को परंपराएं सिखाकर उसका समाजीकरण करता है, परंतु समाज को सिखाने की परंपरा जेंडर यानी लिंग पर आधारित है। लड़के को सदैव ताकतवर बताया जाता है तथा उसे वही कार्य सिखाया जाता है जो पुरुषोचित हो, परंतु लड़कियों को कभी भी ऐसे कार्य नहीं सिखाए जाते जो पुरुषोचित हो, भले ही वह स्वेच्छा से पुरुषोचित कार्य करें। समाज में संस्कार देते समय लड़कों को बंदूक, कार, हवाई जहाज खेलने के लिए दिए जाते हैं तथा लड़कियों को गुड़िया खेलने के लिए दी जाती है, क्योंकि इन्हें सुगृहिणी बनाना ही समाज का लक्ष्य है। परिवार में जो संस्कार दिए जाते हैं वे बालक और बालिकाओं की तथाकथित समाज में रहने के लिए ही होते हैं तथा इसी भावनाओं से उनका समाजीकरण किया जाता है। लड़की को घर की चार दीवारी में ही रहना होता है और लड़के को क्षेत्र सारा संसार होता है। लड़का कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु लड़कियों पर अनेक कार्य करने के पैतृक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सामाजिक दृष्टि से पहले स्त्रियां
वह पुरुषों के लिए विशिष्ट कार्यों का निर्धारण कर दिया गया था जो उन्हें करना ही होता था। परंतु पहले भी कुछ कार्यों में स्त्री और पुरुष दोनों ही भागीदारी होती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी है। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कृषि कार्य करते हैं। आजकल जेंडर लिंग की भूमिका में काफ़ी बदलाव आने लगा है। जेंडरीकरण समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता रहता है। पंचायती राज्यों में स्त्रियों का सशक्तिकरण हो गया है। अब स्त्रियों भी चुनाव लड़ती है और राजनीति में सशक्त भूमिका निभाती है। राजस्थान में तथा कई राज्यों में महिलाएं मुख्यमंत्री है, जो तो कहीं राज्यपाल और केंद्रीय सरकार की मंत्री भी है। मूलभूत महिला समाजवादी महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। परंतु अब नवीन विचारधारा वाली नई पीढ़ी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती। कुछ नए समाजशास्त्री कहते हैं कि यदि गहराई से चिंतन किया जाए तो स्त्रियां न केवल पुरुषों के बराबर है पर वह उनसे भी ऊपर है। उनका कहना है कि समाज में यदि कार्य का मूल्यांकन किया जाए तो स्त्रियों को महत्व देते हुए पितृसत्तात्मक व्यवस्था को हटाकर मातृसत्तात्मक स्थापित करनी चाहिए। जहाँ तक परिवार में बच्चों के पालन पोषण का प्रश्न है, ये कार्य तो स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है, परंतु आज तक वैज्ञानिक प्रगति के युग में भी बच्चे को जन्म देने की महत्वपूर्ण भूमिका केवल स्त्री ही निभाती है, पुरुष नहीं। हाँ, सरोगेट मदर होती है, परंतु बच्चे को गर्भ में रखकर जन्म तो प्राकृतिक विधि से ही देती है, ठीक है। उत्तर आधुनिक महिलावाद में काफ़ी उदारीकरण की भावनाएं विकसित हुई है। अब सभी प्रकार के विकास कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी निश्चित की गई। शिक्षा प्रचार के कारण स्त्रियां उच्च पदों पर कार्य करती हैं, तो कॉरपोरेट जगत में ऊंचे पदों पर आसीन है। पुलिस और सेना में भी स्त्रियां कार्य करती है। अब वह गैर बराबरी में नहीं है बल्कि पुरुषों से भी आगे बढ़ रही है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था जेंडरीकरण से संबंधित, इसको आपको अच्छे से लिख के आना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रभुत्व एवं वर्चस्व में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो प्रभुत्व एवं वर्चस्व, ठीक है। तो प्रभुत्व ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूह पर बल प्रयोग या हिंसा के प्रत्येक साधनों द्वारा नियंत्रण करता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें वर्चस्व की स्थापना प्रभुत्व की तरह हिंसा के प्रत्येक साधनों द्वारा नहीं की जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है और स्थिति है जिसमें मूल्यों, विश्वासों आदि को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति या समूह की आज़ादी के खिलाफ होने पर भी वह व्यक्ति या समूह उनको अपने हित में समझते हैं और इस प्रक्रिया में हित तो नियंत्रण करने वाले का सत्ता है, लेकिन वह ये समझाता है कि इन मूल्यों में नियंत्रित व्यक्ति का हित सद रहा है, ठीक है। तो प्रभुत्व और वर्चस्व का अंतर आपने समझ लिया होगा और इसको आपको कॉपी में लिख के आना है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है व्याकरण में एक शेष की अवधारणा को कई दो उदाहरण दीजिए, ठीक है। एक शेष हिंदी व्याकरण की ऐसी अवधारणा है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को संबोधित करते हुए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा प्रयोग में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों श्रेणियों के शब्द मौजूद रहते हैं। यदि एक शेष करना चाहे तो हम प्राय पुल्लिंग शब्द को रख लेते हैं और स्त्रीलिंग शब्द को उसी में समाहित मान लेते हैं। उदाहरण के लिए आदमी कहने पर यह मान लिया जाता है कि उसमें औरतें भी शामिल है, और जब आदमी पुल्लिंग शब्द है तो औरतें स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और इस प्रकार एक लिंग के व्यक्तित्व को दूसरे लिंग के व्यक्तित्व विलीन हो जाने के विचार को भाषा स्थापित करती है तथा विस्तार करती है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा और क्षेत्र के बीच संबंध का वर्णन करना है। भाषा एवं क्षेत्र पर टिप्पणी लिखना। भाषा क्षेत्र के संबंध समझे। भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता होता है। या फिर प्रश्न पूछ सकता है क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताओं की वहाँ की भाषा को स्पष्ट छाप होती है, कथन की स्पष्टता करना है, ठीक है। भाषा का संबंध सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष से भी होता है। क्यों? क्षेत्रीय विशेषताएं भाषा को प्रभावित किए बिना नहीं रहती है, इसलिए भाषा विज्ञान कहा गया है कि 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में वाणी। इस बदलाव का जो प्रमुख कारण
क्षेत्र विशेष का भौगोलिक प्रभाव ही है। इसलिए माना जाता है कि भौगोलिक विशेषताओं का असर उसके क्षेत्र की भाषा विशेष की आवश्यक रूप से पड़ता है अथवा भाषा और क्षेत्र का गहरा रिश्ता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में संबंधित अनुभवों को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द हैं जो क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषताओं को ही उद्घाटित करती है। ठीक है, धरती दोरारी, धोरारो धनी, झीनी, ठीक है, आदि कथन को स्पष्ट करने के लिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहां लोग समय तक सामंतवाद रहा है। ठीक है, फिर है सामंतवाद के कारण राजे रजवाड़ों के बीच निरंतर है और युद्ध जैसी स्थितियां भी बनी और इसका भाषा पर भी प्रभाव पड़ा। इसलिए यहाँ है वो भाषा प्रयोग में लाई जाती है और उसमें महाप्राण ध्वनियों या बलाघात का प्रयोग अधिक होता है। साथ ही किसी भाषा की सबसे प्रभावी स्मृतियाँ उसमें मुहावरों से सुरक्षित रहती है। ठीक है, इसलिए मुहावरों पर पड़ने वाले भौगोलिक क्षेत्रों के इस प्रभाव का आकलन करने के लिए कुछ मुहावरों को भी उदाहरण रूप में देखा जा सकता है। घात में फिरनो, घात लगानी, घी गालनी, घी खिचड़ियाँ होनी आदि। इसी के साथ ही भौगोलिक विशेषताओं के कारण क्षेत्र विशेष की भाषा में अनेक नए शब्दों का निर्माण के साथ ही विभिन्न पारिभाषिक शब्दावलियों का भी निर्माण होता है। तो ये भाषा और क्षेत्र के बीच में संबंध क्या है इसको स्पष्ट करके हमने बता दिया। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। भाषा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। ठीक है, भाषा व सांस्कृतिक मूल्य। किसी भी समाज में कला व साहित्य ही सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हैं। प्राचीन कालीन भारतीय साहित्य, वैदिक साहित्य संस्कृत में तथा जैन व बौद्ध साहित्य प्राकृतिक, पाली और संस्कृत में लिखित है। तत्कालीन समाज में संस्कृत और प्राकृतिक सामान्य बोलचाल की भाषा थी और उस समय के साहित्य में ही हमारे उस समय के ही सांस्कृतिक मूल्य स्थापित थे। ठीक है, लोक भाषा में विभिन्न प्रकार की कथा, कहानी, गीत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ उपलब्ध है। ये सब तत्व भाषा के माध्यम से ही हमारी सांस्कृतिक असीमता को सुरक्षित रखते हैं। भाषा के विभिन्न रूप हो सकते हैं परंतु सांस्कृतिक मूल्य सभी संस्कृतियों के समान रूप में विद्यमान है। कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिबा अलग अलग भाषाओं में हैं परंतु इनमें जो मानवीय मूल्य हैं वह सार विश्व के लिए समान हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों की असीमता का संरक्षण भाषाओं के माध्यम से ही संभव होता है। ठीक है, फिर है प्रश्न भाषा और लिपि पर टिप्पणी लिखना। ये तो प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को 100% आप क्लिक कर लेना आज से कि ये पेपर के अंदर 101% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है अपना, भाषा एवं लिपि पर टिप्पणी लिखिए या भाषा और लिपि में से आप क्या समझते हैं और इन दोनों में अंतर बताते हुए उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करना है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है लिपि और भाषा के संबंध को स्पष्ट करना है, लिपि और भाषा के संबंध में अंतर को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भाषा की। ठीक है, भाषा की बात करें तो भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों को अभिव्यक्ति करते हैं जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप में सामने आता है। मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक भाषा से व्यक्त करना संभव नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा का या अशाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना की अभिव्यक्ति असुर धारा से ही कर पाता है। दूसरा है लिपि। मानव मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो अर्थ देती है मनुष्य की भाषा है। उन्हीं ध्वनि संकेतों, भावों एवं विचारों को जब रेखाओं, चित्रों एवं चिन्हों के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाता है तो वह लिपि बन जाती है। लिपि से तात्पर्य लिखित चिन्हों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषा को रूपांतरित किया जाता है अर्थात आकार दिया जाता है। जब कहने वाला सामने होता है तो उसके विचार को सुनकर उसके प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जाता है, किंतु जब बोलने वाला सामने नहीं होता है तो उसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे ये साक्षात्कार लिपि करवा देती है और लिपि ही वह एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को उसके विचार माध्यम से साक्षात्कार कर लेते हैं। इसे ऐसे भी
कह सकते हैं कि भाषा का मात्र सुना जा सकता है, जबकि लिपि में अंकित भाषा को आंखों से देखकर पढ़ा जा सकता है। लिपि न्यूनाधिक स्थायी चिन्हों की प्रणाली या पद्धति होती है जो किसी को बोलने या कथन विशेष को इस प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त होती है कि वक्ता हस्तक्षेप के बिना लगभग वैसा ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बात करते हैं भाषा और लिपि के संबंध और उसके बीच में क्या अंतर है। लिपि और भाषा दोनों अभिव्यक्ति के अलग अलग इकाइयां हैं और इस दृष्टि से इन दोनों को अलग अलग अस्तित्व है, फिर भी यह दोनों एक दूसरे के लिए दूसरे से प्रतिपद है। ठीक है, लिपि के बिना भाषा का अपना अलग से अस्तित्व हो सकता है, किंतु भाषा के बिना लिपि का कोई अस्तित्व नहीं है। लिपि का प्रमुख प्रयोग भाषा को अंकित करना मात्र ही है। भाषा की उत्पत्ति की तुलना में लिपि की उत्पत्ति बहुत बाद की चीज़ है। भाषा का संबंध जीवन से है, जबकि लिपि का जो संबंध है वो सभ्यता के भौतिक विकास से है। ठीक है, बिना लिपि के भी मनुष्य का काम चल सकता है, किंतु भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग लिपि के स्थान पर भाषा के माध्यम से ही अपना काम सरलता से चला लेते हैं। जहाँ तक लिपि और भाषा के संबंध का सवाल है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रतिबद्ध है, फिर भी दोनों का एक नहीं माना जा सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि लिपि में ध्वनि के लिए लिखित प्रतीकों एवं संकेतों की व्यवस्था है और इनमें लिपि चिन्हों की संरचना विद्यमान रहती है, जबकि भाषा केवल ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से ही अपना कार्य करती है। भाषा लिखित या मौखिक में प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों के आधार भाव या धारणा है। जहाँ तक भाषा और लिपि के संबंध की अनिवार्यता का प्रश्न है, इसका जो संबंध है वो कैसा है, मानवीय है, और लिपि का प्रयोग भाषा के स्वरूप को इस तरह रखने में सहायक हो सकता है, किंतु उसके बिना भी भाषा पूर्ण होती है। भाषा अनेक लिपियों में पृथक पृथक रूप में भी लिखी जा सकती है और प्रत्येक रूप में भाषा का वही रूप जीवित रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, उसकी लिपिगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिससे संविधान ने भी मान्यता प्रदान की है। देवनागरी लिपि की लिपिगत विशेषताओं को हम निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। पहली विशेषता क्या है कि ये लिपि देवनागरी लिपि भारतीय संविधान द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार की गई है। ठीक है, दूसरी विशेषता है हिंदी के साथ साथ संस्कृत ग्रंथों का मुद्रण देवनागरी लिपि में व्यापक रूप से किया गया है। तीसरी है देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं अथवा मराठी या नेपाली भाषाओं में भी किया जाता रहा है। चौथा है इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग है, जो लिपि सौंदर्य में आवश्यक है। पांचवा है ये लिपि बाएं से दाहिनी ओर प्रयोग में ली गई है। छठा है उत्तर भारत की प्राय सभी लिपियां देवनागरी के रूप में भेद है और उनमें अत्यधिक समान रूपता है, और इस एक लिपि को जानने वाला सामान्य दूसरी लिपि को आसानी से पढ़ सकता है। इस लिपि के ध्वनि संकेत सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग हैं और इस कारण जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जा सकता है और एक ध्वनि का एक संकेत है। 8 नंबर पर यांत्रिक सरलता भी मुद्रण व टंकन की सुविधापूर्ण लिपि है। 9 नंबर है आज का युग गति और वेग है। इस लिपि में इसका भी ध्यान रखा जाता है। हिंदी लिपि में आंसू लेखन की सुविधा भी है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि नागरी लिपि एक आदर्श है और विधि है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है भाषा एवं लिपि की क्या समानता और असमानताएं उल्लेख कीजिए। ठीक है, भाषा और लिपि में समानताएं पहले बात करते हैं। पहली समानताएं क्या है, भाषा व लिपि दोनों ही भावात्मक अभिव्यक्ति का साधन है। दूसरा है दोनों के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है। तीसरा है ध्वनि की ही मानव के भौतिक व आध्यात्मिक विकास में उपयोगी भूमिका होती है। यूँ इस रूप में लिपि की भूमिका अधिक व अमर है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन भाषा व लिपि में असमानताएं क्या है। भाषा तो उच्चारित ध्वनि संकेतों का स्वरूप है, जबकि लिपि लिखित संकेतों का स्वरूप है। दूसरा है भाषा सर्व होने के कारण वर्तमान काल और वर्तमान स्थान की सीमाओं में ही रहती है, जबकि लिपि वर्तमान काल और वर्तमान स्थान की सीमा से लेकर अनंत काल और असीमित स्थान तक रह सकती है। ठीक है,
तीसरा है भाषा का संबंध स्वर यंत्र मुक्त या कर्णेंद्रिय से है, जबकि लिपि का संबंध हस्तक्रिया या नेत्रेंद्रिय से है। इसलिए भाषा का गुण श्रव्य है, जबकि लिपि का गुण कैसा है, दृश्य है। ठीक है, लिपि का मतलब होता है जो लिखी हुई चीज होती है वो लिपि है। ठीक है, 4 नंबर पर भाषा अनेक ध्वनियों की समष्टि स्थिति है, जबकि लिपि उक्त समष्टि के अतिरिक्त चित्र, चिन्ह, रेखा, प्रतीकों आदि का लेखन की प्रक्रिया है। 5 नंबर पर भाषा के साधन ओष्ठ, दंत, तालु, मुद्रा, मूर्धा, कंठ, स्वर यंत्र आदि है, पर लिपि के साधन कागज, कपड़ा, हाथ, लकड़ी, पत्थर, लेखनी, छेनी आदि है। 6 नंबर बात करें तो भाषा तत्काल नाशवान है, जबकि लिपि अमर है। यूँ आजकल टेप रिकॉर्डर के कारण भाषा भी नाशवान नहीं रही है। 7 नंबर पर भाषा में लिपि में कैसा संबंध है, मानवीय संबंध है। अच्छे प्रश्न बन सकता है यहाँ से, और ये अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, फिर हमारी इकाई संख्या 2 है। ठीक है, इसके अंदर हम भाषा की प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में होती है, जन्मजात से ही होती है। ठीक है, दूसरा है भाषा सर्जन किया जाता है। ठीक है, प्रयास मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के कौन कौन से रूप मिलते हैं, तो भाषा के औपचारिक और अनौपचारिक तथा लिखित और मौखिक रूप मिलते हैं। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है मूल रूप से भाषा क्या है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। मूल रूप से भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है। जब हम किसी चीज़ की में बताना चाहते हैं तब हम भाषा का उपयोग उस चीज़ को बताने के बारे में करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा की परिभाषा लिखिए। भाषा उच्चारणों, अवयवों से उच्चारित स्वैच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें ध्वनि विज्ञान किसे कहते हैं। ध्वनि विज्ञान वह विज्ञान है जो ध्वनि विषयक स्वरूप, भेद, अंग, उच्चारण, अव्यय और नियमादि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र के आधार पर कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है। तो अध्ययन के आधार पर ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं। पहली कौन कौन सी है, उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान, दूसरी है श्रवण मूलक ध्वनि विज्ञान और तीसरी है ध्वनि ग्राम विज्ञान। तो तीनों अलग अलग आपको ध्यान में रखना है, उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान, श्रवण मूलक ध्वनि विज्ञान और ध्वनि ग्राम विज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्णन या अक्षर किसे कहते हैं। ए, आ आदि जब वागिंद्रियां द्वारा व्यक्त होते हैं तो ये ध्वनियाँ कहलाती है और इसे लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम निम्न अनुसार भी परिभाषित कर सकते हैं। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसका खंडन न हो सके। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन किस कोटि की ध्वनियाँ होती है और इसके प्रयोग में परिवर्तन करने से किसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, स्वर और व्यंजन सार्थक ध्वनियाँ होती है और इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ध्वनि और वर्ण के अंदर क्या अंतर है, तो पहला बताते हैं ध्वनि और वर्ण क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। ध्वनि ए, आ द्वारा जब वागिंद्री द्वारा व्यक्त होते हैं तो ये ध्वनियाँ कहलाती है। वर्ण की बात करें जब ध्वनियाँ को लिखित रूप में वर्ण, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनि बोलने और सुनने में आती है जबकि वर्ण लिखने और पढ़ने और देखने में आता है। ठीक है, फिर प्रश्न है भाषा की उत्पादकता किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ सीमित ध्वनियों से विविध शब्द और उनमें असीमित वाक्य बनाए जाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, भाषा की उत्पादकता कहते हैं। शब्द पद कब जाता है। ठीक है, तो अर्थ संप्रेषण की आधारभूत इकाई शब्द हैं और अन्य शब्दों के संयोजन से ज़्यादा शब्द पूर्ण व स्वतंत्र कथन के संप्रेषण का साधन बन जाता है और तो शब्द पद बन जाता है। ठीक है, फिर है वाक्य कब सार्थक संवाद कहलाते हैं। जब वाक्यों में आकांक्षा, सनदी, योग्यता का भाव होता है तब वह सार्थक वाक्य कहलाता है। कोई भी वाक्य के अंदर ये तीनों चीज़ होती है, आकांक्षा, सनिधि और योग्यता, तो वह सार्थक संवाद वाक्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक भाषा स्वरूपों को स्पष्ट करना है। जो भाषा व्याकरण के नियमों से पूरित हो, वाक्य रचना व्याकरण सम्मत हो तथा बात को स्पष्ट रूप में रखने के लिए सटीक रूप से शब्दों का चयन हो, वह भाषा औपचारिक रूप लिए हुए होती है और इसके विपरीत जिनमें उपयुक्त गुण ना हो वह अनौपचारिक स्वरूप लिए होती है। बोलचाल की भाषा में, साहित्य की भाषा में क्या
अंतर क्यों पैदा होता है? भाषा संबंधी कलात्मक उपकरणों के प्रयोग से भाषा में नवीनता और विशिष्टता का समावेश होता है, फलतः बोलचाल से साहित्य की भाषा अलग हो जाती है। ठीक है। कार्यालयीय पत्रों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो कार्यालयीय पत्रों में औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। फिर प्रश्न है, विद्यालय में भाषा उपयोग विषय एवं माध्यम के रूप में किस प्रकार होता है? यह प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे विद्यालय में माध्यम तथा विषय के रूप में भाषाओं का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? संक्षिप्त में व्याख्या करना है। यह प्रश्न आ सकता है, माध्यम तथा विषय के रूप में भाषाओं का प्रयोग पर प्रकाश डालना है। ठीक है। तो इसका उत्तर है, हमारे विद्यालय में भाषा को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने के साथ साथ विषय के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। हमारे विद्यालय में सामान्यतः भाषा विषयों के इतर अन्य विषयों के अध्यापन में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्कूलों में अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, खासी आदि को भी माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। स्कूलों में अलग अलग स्तर पर 1, 2 या 3 भाषाओं का विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में अलग अलग स्तर पर 1 या 2 भाषाओं को माध्यम के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अनेक स्कूलों में हिंदी तथा अंग्रेजी विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और इसके अतिरिक्त स्कूलों में कुछ विषयों को हिंदी तथा कुछ को अंग्रेजी माध्यम के रूप में पढ़ाया जाता है और यह मुख्यतः स्कूलों की प्रकृति एवं व्याख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आप इसको सही ढंग से पढ़ लेना। ठीक है। फिर है भाषा विषय के रूप में। ठीक है। भाषा विषय के रूप में भी पढ़ाई जाती है और भाषा माध्यम के रूप में पढ़ाई जाती है। राजस्थान में स्कूली स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, इसके अलावा संस्कृत आदि भाषाओं को पढ़ाया जाता है। भाषा को विषय के रूप में पढ़ाने से उसकी जो उद्देश्यों की पूर्ति, इससे विद्यार्थी धैर्यपूर्वक सुनकर समझना सीखने के साथ साथ सुनी पढ़ी सामग्री को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना भी सीखते हैं। भाषा के विषय के रूप में पढ़ाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि विद्यार्थियों में संगत भाषा बोलने, समझने, अलग अलग स्थितियों में उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, साथ ही उन्हें उन भाषाओं में लिखने और बोलने के नियमों के प्रति सजग करना होता है। भाषा को विषय के रूप में पढ़ाते हुए ये अपेक्षाएं रहती है कि विद्यार्थी को भाषाओं में भी समृद्ध होंगे। ठीक है। फिर प्रश्न है, भाषा के माध्यम के रूप में किस प्रकार से विद्यालय के अंदर यूज होता है? राजस्थान में राजकीय विद्यालय में अनेक विषयों को पढ़ाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि हिंदी की सहायता से अन्य विषयों को भी पढ़ाया जाता है। तो उस समय हमारा ध्यान केवल अन्य विषयों की बारीकी पर ही रहता है, हिंदी भाषा के व्याकरण पर नहीं रहता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा को विषय के रूप में पढ़ाने के साथ साथ उसे माध्यम के रूप में भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की भाषा के गुण और विशेषता बताइए। ठीक है। या वैज्ञानिक भाषा के गुण बताइए। ठीक है। इसमें वैज्ञानिक भाषा के गुण कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट की बात करें, विज्ञान की भाषा सरल, सार्वभौमिक और तार्किक होती है। दूसरा है, विज्ञान की भाषा सुनिश्चित, स्पष्ट और सुबोध होती है। तीसरा है, वैज्ञानिक अपनी बात को सरल भाषा में तर्कपूर्ण ढंग से कहता है। वह वाक्यों को दोहराव, अनावश्यक विस्तार और क्लिष्ट शब्द जाल से बचता है। चौथा है, सहजता, सरलता और सीधे सीधे बात को कहना वैज्ञानिक भाषा का गुण है। ठीक है। 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपके विज्ञान की भाषा की एक विशेषता होती है। विज्ञान की भाषा की एक विशेषता है तार्किकता, अर्थात जिसे तर्क से सिद्ध किया जा सके, जिसमें कार्य कारण संबंध स्पष्ट नजर आए। और अगला है, विज्ञान की भाषा में जहाँ तक हो सके माना जाए तो ऐसा हो जाए कभी कभी जैसे शब्दों को स्थान बहुत कम है, अर्थात इसका स्वरूप ऐसा होता है जिसमें सभी कुछ निश्चित होता, सब कुछ क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। तो ये वैज्ञानिक भाषा के गुण हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों की बातचीत के प्रति कक्षा में क्या व्यवहार अपनाना चाहिए? ठीक है। बच्चे कभी भी निरुद्देश्य बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। बातचीत में इसके उपयोगों के प्रति सचेत होने के लिए भी ज़रूरी है कि हम बच्चों की बात सुनने की आदत डालें, जो कि अक्सर हम बड़े नहीं करते हैं। किसी भी आम बातचीत में मस्त बच्चे अनायास ही अवलोकन, तुलना के साथ साथ कई बार कल्पना और भविष्यवाणी भी करते हैं। साथ ही अपने पक्ष को मजबूत करते हुए तर्क भी देते नजर आते हैं। हमें बातचीत में बच्चों के लिए सीखने की संभावनाओं को पहचानना होगा। ठीक है। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है, लिखित और मौखिक भाषाओं में क्या अंतर है? लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये तो आप आराम से कर सकते हो कि मौखिक भाषा विचारों के आदान प्रदान, वाद विवाद, संवाद और भाषण की भाषा है, जबकि लिखित भाषा में हमें कानों से सुने गए विचारों को लिपिबद्ध कर सकते हैं। दूसरा है, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, किसने क्या कहा और क्या इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु लिखित भाषा स्थायी होती है तथा कानून के द्वारा लिखित लेखों को मान्यता प्राप्त होती है। तीसरा है, लिखित भाषा के माध्यम से एक युग की साहित्यिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि मौखिक भाषा से ऐसा नहीं किया जा सकता है। चौथा है, लिखित साहित्य और वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक दूसरे देश वाले भी पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर पर है, किसी भी विषय में किए गए नवीन शोध का लिखित रूप में ही एक दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। छठा है, मौखिक भाषा में वक्ता या श्रोता को आमने सामने होना आवश्यक है। लिखित भाषा में लेखक अपने ज्ञान को लिखकर प्रकाशित करता है, जिससे दूर दराज तक व्यक्ति के लाभान्वित होते हैं। 7 नंबर पर है, लिखित लेखों, अभिलेखों, पुस्तकों का एक भाषा से विश्व की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया जा सकता है, जिससे अन्य भाषाभाषी भी लाभान्वित होते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न पूछा है, लिखित भाषा का महत्व बताना है। तो लिखित भाषा के महत्व है, मौखिक एवं लिखित भाषा वास्तव में एक सिक्के के 2 पहलू है। जहाँ मौखिक भाषा द्वारा सूचनाएं संचारित करना संभव नहीं होता है, वहाँ लिखित भाषा से संदेश आसानी से है प्राप्त, जो आपके जो प्रयुक्त तक पहुंचाया जा सकता है। लिखित भाषा के निम्नलिखित महत्व है। पहला है विश्वसनीय। ठीक है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक विश्वसनीय, संचार की विश्वसनीयता जो प्रापक को बहुत अधिक प्रभावित करती है। फिर है साक्ष्यों का रिकॉर्ड संभव, संदर्भ स्रोतों के रूप में लिखित भाषा के माध्यम का उपयोग किया जा सकता है, जैसे रिपोर्ट, सर्कुलर्स, नियम पुस्तिका एवं अन्य प्रकार की मुद्रित सामग्री को भरवाकर भविष्य में संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लिखित भाषा माध्यम कानूनी साक्ष्य के रूप में भविष्य में उपयोग लाए जा सकते हैं। लंबी दूरी के लिए संचार में उपयोग, लिखित भाषा संदेशों को संप्रेषित करने का औपचारिक माध्यम है और लंबी दूरी के प्रापकों से संपर्क करने का एक उपयोगी माध्यम है। इसमें संचारक एवं प्रापक दोनों की उपस्थिति एक साथ आवश्यक नहीं होती है, इसलिए लिखित भाषा ही केवल ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी स्थान पर प्रापक तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है। चौथा है, विस्तृत विषय वस्तु को प्रेषित करने में उपयुक्त होती हैं। लिखित भाषा के माध्यम से किसी भी विषय को विस्तृत रूप में अपने लिख के प्रकाशित कर सकते हैं। समय की बचत होती है, एक बार लिख दिया फिर अपने उस लिखने के बाद में कहीं भी इसे पहुंचा सकते हैं। इसका थोड़ी व्याख्या अपन देख लेते हैं। ठीक है, विस्तृत विषय वस्तु को प्रेषित करने में उपयुक्त होती है। मौखिक भाषा द्वारा कम लागत में लंबे विषयों का विस्तार एवं स्पष्ट रूप से प्रापक तक पहुंचाया जा सकता है, परंतु लिखित भाषा द्वारा प्रभावी रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। कमजोर स्मृति, भूलने संबंधी आदतें, बोलने समय अनुचित शब्दों का प्रयोग आदि इत्यादि समस्याओं का निवारण है और लिखित भाषा में आसानी से किया जा सकता है। समय की बचत कैसे, टाइम सेविंग कैसे होती है? समय एवं लागत की दृष्टि से लिखित भाषा अधिक उपयोगी है। संगोष्ठी, बैठक, सम्मेलन इत्यादि में धन अत्यधिक व्यय होता है, जबकि लिखित संचार में डाक द्वारा संदेश प्रेषित करना दूर भाषा की अपेक्षा कम खर्चीला होता है। लिखित संदेश की फोटोस्टेट प्रति कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। 6 नंबर है सामग्री की गोपनीयता। ठीक है, लिखित भाषा ही केवल ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विषय वस्तु की गोपनीयता का निर्वहन संभव है। लिखित भाषा द्वारा कुछ निश्चित सूचनाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें कि मौखिक भाषा द्वारा संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। अभिलेख के कार्य, विभिन्न प्रकार का व्यावसायिक आदान प्रदान केवल लिखित भाषा द्वारा ही संभव है। व्यापार में मौखिक भाषा महत्वहीन और अविश्वसनीय मानी जाती है। लिखित भाषा द्वारा विभिन्न प्रकार की ऐसी विषय वस्तु जो केवल पेपर कार्यों के द्वारा संभव है सम्मिलित है, नोटिस, स्मरण पत्र, प्रस्ताव पत्र, चार्ट आदि। ठीक है, फिर है ज्ञान का संरक्षण। लिखित रिकॉर्ड के बिना ज्ञान के भंडार को नष्ट होने की आशंका रहती है। लिखित माध्यम ज्ञान के भंडार को जीवित रखने में उपयोगी होते हैं, क्योंकि ज्ञान के हर पहलू को पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण शक्ति द्वारा जीवित और जारी रखना संभव नहीं है। तो ये लिखित भाषा के सारे महत्व है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, विश्वसनीय होते हैं, साक्ष्यों का रिकॉर्ड रखना संभव होता है लिखने से, लंबी दूरी में संचार के लिए उपयुक्त होता है और विस्तृत विषय वस्तु को प्रेषित करने में उपयुक्त होता है। समय की बचत होती है, सामग्री की गोपनीयता होती है, अभिलेख के कार्य होता है, ज्ञान का संरक्षण होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखित भाषा के उद्देश्यों का वर्णन करना है। ठीक है,
लिखित भाषा के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। पहला उद्देश्य क्या है, वर्णों की ठीक और सुंदर बनावट लिखना सिखाना। दूसरा है सुंदर और सुडौल लेख का अभ्यास करवाना। तीसरा है शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना। चौथा है छात्रों की वाक्य रचना के नियमों से अवगत करवाना। पांचवा है विराम चिन्हों को उचित प्रयोग करने की शिक्षा देना। छठा है विद्यार्थियों के शब्द के विभिन्न रूप जैसे भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों एवं तथा सूक्तियों का प्रसंगानुसार जो प्रयोग करने की शिक्षा देना। नेक्स्ट है आपका है छात्रों को इस योग्य बनाना कि प्रसंगानुकूल या और विषय अनुकूल भाषा का प्रयोग कर सके। 7 नंबर पर विद्यार्थियों की तार्किक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान करना। 8 नंबर पर आपके 9 नंबर पर है विद्यार्थियों में ये योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने विचारों एवं भावों को लिखित रूप में व्यक्त करें, ठीक है। 10 नंबर पर विद्यार्थियों में ये योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने विचारों को सुगठित और सुनिश्चित रूप में प्रकट करें, ठीक है। नेक्स्ट है अगला आपके छात्रों में ये योग्यता उत्पन्न करना कि वे अपने विचारों को अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखित रूप में व्यक्त करें। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्तियों का विकसित करके उन्हें मौलिक रचना कार्य की ओर अग्रसर करना। अगला है साहित्य के प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना। नेक्स्ट है स्पष्ट और साफ साफ लिखने की आदत डालना। और अगला है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे भाषा और साहित्य के प्रति स्वच्छ दृष्टिकोण अपनाएं, ठीक है। तो ये भाषा के जो लिखित भाषा के उद्देश्य है, ये सारे उद्देश्य आपको याद रखने हैं। यहाँ से सारे प्रश्न आएंगे, निश्चित रहे, ठीक है। भाषा शिक्षण की में जो कविता की भूमिका क्या होती है, कविता के माध्यम से भाषा शिक्षण से क्या लाभ होता है, ठीक है। कविता अपने आप को अभिव्यक्त करने और अपने जीवन से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, ठीक है, सशक्त माध्यम है। नियमित रूप से कविताएं या गीत सुनकर बच्चे भाषा की बुनियादी संरचनाएं ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कविता में आए नए शब्दों को अर्थ पकड़ लेते हैं, कविता के लय को बना बिगाड़ कर तुकबंदी भी कर लेते हैं। साथ ही कविता बच्चों को अपने अनुभवों से भी जोड़ती है और अगर एक ही कविता में 2 अलग अलग बच्चों द्वारा पढ़ी जाए तो दोनों ही उस कविता का अर्थ अपने अपने अनुभवों से जोड़ते हुए समझते हैं। शिक्षकों के लिए सोचने वाली बात है कि कक्षा में कविता के साथ किस तरह से काम किया जाए जिससे बच्चों में रचनात्मकता का विकास हो, वह अपनी भावनाओं या अनुभवों को कविता एवं गीतों द्वारा अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। तो कविता है और भाषा शिक्षण में किस प्रकार से लाभदायक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा का क्या महत्व है। मौखिक भाषा के विकास में किन किन प्रवृत्तियों का योगदान है और आवश्यक है, स्पष्ट करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको ध्यान रखना है मौखिक कार्य से ही भाषा शिक्षण प्रारंभ होता है। बालकों को विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं से मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा आपके भाषा विकास किया जाना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति और मौखिक कार्य का महत्व है। मौखिक अभिव्यक्ति बालक के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अति आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक को विचार अभिव्यक्ति के शुभ अवसर प्राप्त हो जाते हैं और आत्म प्रकाशन का पूरा अवसर मिलता है, ठीक है। फिर कुछ परिभाषाएं दी गई है, उनको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपके डॉसन ने मौखिक कार्य का महत्व बताते हुए लिखा है कि मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के तुल्य अंग समान ही होते हैं। मनुष्य जीवन में लिखित कार्यों की अपेक्षा मौखिक कार्यों को अधिक महत्व है। इसके प्रमाण निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय है। पहला है अधिगम की सरलता। भाषा का उद्भव मौखिक रूप में ही हुआ है। मौखिक रूप से सीखना अधिगम भी सरल होता है। फिर है अनुकरण और अभ्यास। बालक स्वतः ही अनुकरण से भाषा का मौखिक रूप में बोलता या सीखता है। वह घर के भाई बहन, अन्य परिवारजनों, आस पड़ोस के लोगों को बोलना सुनकर स्वयं उसी प्रकार बोलना सीख जाता है। सर्वाधिक शिक्षा देने से भाषा के मौखिक कार्यों का अभ्यास कराना प्रथम कार्य है। फिर है कुशलता में सहायक। भाषा जो मानव जीवन में प्रतिदिन भाषा के मौखिक रूप का ही अधिक प्रयोग होता है, अतः उसे भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कुशलता से करने के योग्य बनाने हेतु मौखिक कार्य का सम्यक ज्ञान देना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चौथा है विचार अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति या आत्म प्रकाशन का अवसर। मौखिक कार्य द्वारा बालक के विचार अभिव्यक्ति में भावाभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। वह आत्म प्रकाशन का पूरा अवसर है वह मिलता है। नेक्स्ट है शुद्ध उच्चारण और अभिव्यक्ति को सरलतम रूप, ठीक है। फिर है स्पष्टीकरण में सरलता होती है, दृढ़ता में सहायक होती है और भाषण कला में निपुणता होती है। नेक्स्ट है सजीवता में भाव प्रदर्शन, रुचि जागृत होना, आत्म अभिव्यक्ति में निपुणता,
भावना विकास में सहायक, मानसिक और बौद्धिक विकास का साधन, एकाग्रचित्त में सक्रियता। ठीक है, ये आपको इतने पॉइंट याद रखोगे तो भी खूब है। ठीक है, मैं अलग अलग बता देता हूँ मैं। ठीक है, एक तो मौखिक भाषा से अधिगम की सरलता होती है, एक अनुकरण और अभ्यास होता है, कुशलता में सहायक होती है, विचार अभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति, आत्म प्रकाशन के अवसर प्राप्त होते हैं, शुद्ध उच्चारण और अभिव्यक्ति के सरलतम रूप इसमें देखने को मिलता है, स्पष्टीकरण में सरलता, दृढ़ता में सहायक, भाषा कला में निपुणता, सजीवता, भाव प्रदर्शन, रुचि जागृत होना, आत्मा अभिव्यक्ति में निपुण, भावनात्मक विकास में सहायक होती है, मानसिक और बौद्धिक विकास का साधन, एकाग्रचित्त और सक्रियता। ये इसको आपको ध्यान में रखना है। मौखिक भाषा के विकास में प्रवृत्तियों का योगदान। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर देख लेना है कि बालकों को विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से ही मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक कार्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। विद्यालय में समय समय पर वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, अंत्याक्षरी, बाल सभा, कवि सम्मेलन, कवि दरबार, अभिनय आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। बालकों को इन कार्यक्रमों में अधिक भाग लेने के प्रेरित कर अपने विचारों को प्रकट करने का अधिक अवसर प्रदान किया जाए। कक्षा में अध्यापक और बालकों में परस्पर वार्तालाप आधार पर मौखिक कार्य पूरा करें। अध्यापक बालकों के साथ घर के वातावरण की तरह प्रेम, सहानुभूति और विषय सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, जिससे बालक अध्यापक से नज़दीक रहकर सामान्य विषयों को भी पर भी विचार प्रकट कर सके। शिक्षक विषय वस्तु में बताए गए विषय क्षेत्रों का ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिवेश और परिस्थिति के अनुसार किन्हीं रोचक घटनाओं, समाचारों, उत्सवों, पर्वों, प्रसंगों का आधार बनाकर बालकों के साथ वार्तालाप का आयोजन करें। ठीक है, फिर लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, इसके बारे में देखना है। प्रारंभिक स्तर पर बालक परिवार के सदस्यों के साथ अनुकरण के आधार पर मौखिक भाषा सीखता है। विद्यालय में प्रवेश पूर्व तक मौखिक भाषा अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। विद्यालय में जाने के बाद धीरे धीरे किसी भी भाषा, मातृभाषा या द्वितीय भाषा की लिपि या ध्वनि का ज्ञान करता है और इसके उपरांत समय समय लिखित भाषा पर अधिकार करता है। लिखित भाषा पर अधिकार होने के बाद व्यक्ति अपने विचारों एवं पुस्तकों की सहायता से प्राप्त ज्ञान को भावी आवश्यकताओं को लिए लिखकर सुरक्षित कर लेता है। लिखित व मौखिक भाषा में आपस में अंतर संबंध है। ठीक है, क्योंकि मौखिक भाषा को लिखित भाषा को मौखिक रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कहानी, कविता, गीत को पढ़कर मौखिक रूप से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मौखिक भाषा के महत्व को हमने जाना था। ठीक है, अब इकाई नंबर 3 भाषा और बहुलता। ठीक है, अखबार शब्द है फारसी भाषा का। ठीक है, तोली शब्द पुर्तगाली शब्द का, पुर्तगाली भाषा का। ठीक है, 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में भाषाएं कितनी हैं? 1971 के अनुसार 1632 भाषाएं। ठीक है, नंबर 4 बहुभाषिकता की समझ हमें अन्य भाषा भाषी समुदायों के प्रति बनाती है, संवेदनशील बनाती है। 5 नंबर है मानक भाषा में रचना होती है, किताबों की होती है। ठीक है, 6 नंबर है अध्यापक कक्षा में अध्यापन करते समय प्रयोग करता है, बहुभाषिकता का प्रयोग करता है। 7 नंबर है व्यवधान के कारण 1981 की जनगणना किस राज्य में नहीं करवाई गई? तो असम में नहीं करवाई गई। ठीक है, व्यवधान के कारण 1991 की जनगणना किस राज्य में नहीं करवाई गई? ये प्रश्न आपके जम्मू कश्मीर में नहीं करवाई गई। ठीक है, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश में मातृभाषाएं कितनी है? 234 है। ठीक है, फिर आपसे बहुभाषिकता एक संपन्न स्थिति है भाषाई परिदृश्य की। किसकी है? भाषाई परिदृश्य की। अगला प्रश्न है आपके जनगणना 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या की भाषाई आधार पर हिंदी का प्रतिशत कितना है? 41.03 है। ठीक है, बहुभाषिकता से तात्पर्य क्या है? अनेक भाषाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत में उपस्थित 4 प्रकार के भाषा परिवार कौन कौन से? तो भारत में उपस्थित 4 प्रकार के भाषा परिवार: आर्य भाषा परिवार, इंडो आर्यन, द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडा भाषा परिवार। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। भाषा के संबंध में कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? भाषा के संबंध में 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी कहावत प्रसिद्ध है। कोई 5 मारवाड़ी कहावतें लिखिएगा। 5 मारवाड़ी कहावतें। पहला, तेल ने तई सीधी रांड गुलगुला ले आई। दूसरी कहावत है, थूक सूनी चिपके। तीसरी है, धाया ने मुंडा की कई नंगे। ठीक है, धाया ने मुंडा की कई नंगे। चौथी है, नागा का लाल नागा का लाल। और 5वीं है, रोती ने रानी तो गले ही आ पड़ी। ठीक है, तो ये 5 मारवाड़ी कहावतें हैं, थोड़ी आपको टफ लगेगी लेकिन याद करना है। ठीक है, तेल ने तई सीधी रांड गुलगुला ले आई। दूसरा है, थूक सो नहीं चिपके। थूक सो नहीं चिपके, सही बात है। धाया ने मुंडा की कई नंगे। धाया ने मुंडा की कई नंगे। ठीक है,
नागा का लाड़, रोती ने रानी, तो गले ई आ पड़ी। ठीक है। अगला है संविधान के 100वें संशोधन के द्वारा 2001 की जनगणना आधार पर अनुसूचित भाषाओं को किन किन भाषाओं में शामिल किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखना है, संविधान के 100वें संशोधन द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 में किन किन 3 भाषाओं को अनुसूचित भाषा में शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर है, संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान मिला। तो 22 भाषाओं को मिला। अच्छा प्रश्न है, कौन कौन सी, ये सारी याद रखना है। ठीक है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, ये सारी याद रखना है। संविधान की जनतांत्रिक समझ का आईना बताइए। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं संविधान की जनतांत्रिक समझ का क्या है, आईना है। अगला प्रश्न है, संस्कृत से उत्पन्न अन्य भारतीय भाषाओं का उल्लेख कीजिए। संस्कृत से उत्पन्न जो आपके उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाएं हैं, हिंदी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, मराठी, असमी भाषाएं मुख्य है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता से भारत में क्या लाभ होता है। बहुभाषिकता से राष्ट्रीय एकता, भावात्मक और पारस्परिक सौहार्द की वृद्धि होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत बहुभाषी राष्ट्र होते हुए भी उसमें एकता का महत्वपूर्ण तत्व है, क्या है। बहुभाषा सीखने से भारतीय बालक में भावात्मक सौहार्द व राष्ट्र में एकता के भाव बढ़ते हैं। बालक एक दूसरे की भाषा का आदर करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय के अधिगम की प्रक्रिया में करने से क्या सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। तो इसका सटीक आंसर है आपके, बच्चे की भाषा का उपयोग कक्षा या विद्यालय के अधिगम प्रक्रिया में करने से हम बहुभाषिकता को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जगह देते हैं और इसके साथ ही हम विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जगह दे रहे हैं और इसका नतीजा यह होता है कि इससे विद्यार्थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहजता और जुड़ाव महसूस करेंगे और इस तरह से अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का विश्वास भी शामिल करेंगे और एक दूसरे की भाषाओं को स्वीकृत होने पर लोकतांत्रिक मूल्यों को अलग से सीखने सिखाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है। फिर मनुष्य आप प्रश्न पूछा है, मनुष्य स्वभावतः बहुभाषी है, कैसे। ठीक है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य एक संज्ञानवान प्राणी है। वह समाज में रहते हुए अपने कार्यों को संपादित करने के लिए दूसरों के साथ व्यवहारिक रूप से संवाद स्थापित करना चाहता है और इन संवादों के माध्यम से वह अपने भावों, विचारों आदि को प्रकट करना चाहता है और अपने मन की प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए गाने और भजन भी रहता है और उसके संवादों, गानों और भजनों में उनकी मातृभाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्द भी सहजता से आ जाते हैं और उन शब्दों को भी वह अपनी मातृभाषा की शब्दावली के साथ बोलता रहता है। इसे स्पष्ट होता है कि मानव स्वभावगत बहुभाषी है। अगला प्रश्न है आपके, अनेक राज्य 8वीं अनुसूची में अपनी राज्य की भाषा शामिल करवाने हेतु क्यों प्रयत्न है, कोई 3 कारण बताना है। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के पीछे कौन से तर्क हो सकते हैं, बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के अंदर आ सकता है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं संविधान की जनतांत्रिक समझ का आईना है। ठीक है। और इस सूची में अपनी अपनी भाषाओं को शामिल करने के लिए अनेक राज्य प्रयत्नशील है क्योंकि 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने से उस भाषा का विशेष महत्व प्राप्त हो जाता है। वह भाषा राजकार्य का माध्यम तो बनती है, साथ ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी प्रमुख स्थान प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त भाषा के विकास हेतु सरकारी अनुदान मिलता है। स्थानीय रचनाकारों प्रतिभाओं को मौका मिलना, केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं में भाषा विषय के रूप में प्रतिनिधित्व मिलना, न्यायालयों के कार्यों की भाषा का विकल्प बनना, साहित्यिक अकादमी में महत्व प्राप्त होना आदि इसके फायदे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाने पर क्या क्या लाभ मिलता है। ये सेम ही है ऊपर का। तो किसी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में मिलने जाने पर उसका महत्व तो बढ़ ही जाता है, साथ ही वह भाषा राजकार्य का माध्यम बन जाती है, शैक्षिक पाठ्यक्रम की प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा भाषा के विकास हेतु सरकारी अनुदान मिलता है, स्थानीय रचनाकारों को प्रतिभाओं को मौका मिलना है, केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र में संबंधित परीक्षाओं में भाषा विषय के रूप में प्रतिनिधित्व मिलने लगता है, केंद्रीय विभागों में प्रादेशिक भाषा अनुदान के पदों को सृजन होने लगता है, न्यायालयों में कार्य करने की भाषा का विकल्प बन जाता है और साहित्य अकादमी में भी उस भाषा का महत्व मिलने लगता है। इन लाभों के साथ ही
उस भाषा को अतिरिक्त भारतीय मुद्रा नोट पर भी भाषा प्रतिनिधित्व प्राप्त होने लगता है और उस भाषा में गजट भी जारी होने लगता है। तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लाभ है। फिर बात करते हैं बहुभाषिकता के शैक्षिक संदर्भ से आप क्या समझते हो। ठीक है, बहुभाषिकता के शैक्षिक जो संदर्भों से जुड़े 2 मसले महत्वपूर्ण हैं। एक यह है कि भाषा शिक्षण में बहुभाषिकता के अवधारणा का क्या उपयोग है और इसके उपयोग से हम भाषा शिक्षण में क्या नया जोड़ सकते हैं। दूसरा यह बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक है और किन 2 मसलों को हम सीखने सिखाने के क्रम में उपयोग कर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, अगला माध्यमिक स्तर पर भारतीय छात्र कौन सी 3 भाषाएं सीख लेते हैं। वर्तमान समय में प्राय सभी विद्यालयों में सेकेंडरी स्तर पर त्रिभाषा सूत्र प्रचलित है। प्रत्येक बालक को मातृभाषा, अंग्रेजी और एक अन्य भाषा सीखना अनिवार्य है और इस सूत्र व्यवस्था से निश्चित ही छात्र 3 भाषा कम से कम सीख लेता है। और इस व्यवस्था में प्राय देखा जाता है कि उत्तरी भारत वाले विद्यालयों में छात्र दक्षिणी भारतीय भाषा सीखते हैं और दक्षिण भारतीय छात्र उत्तरी पूर्वी भाषा सीखते हैं। और इस प्रकार भारत में बहुत से व्यक्ति अधिक भी नहीं तो कम से कम स्वार्थ 5 से 8-10 भाषाओं को व्यवहारिक शब्दावली पर नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आज का लास्ट प्रश्न है, क्या बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि से गहरा सकारात्मक संबंध है और इस संबंध में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है, भारत के विभिन्न शोध ये बताते हैं कि बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि से गहरा सकारात्मक संबंध है। 2 भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर में भी ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। साथ ही उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता भी पाई जाती है। भाषिक खाने के व्यापक व्यवस्था पर नियंत्रण उन्हें विविध प्रकार की व विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक जूझने में सहायक होता है। साथ ही इस बात के पक्के सबूत मिले कि बहुभाषी बच्चे विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यानी बहुभाषिकता शिक्षण का कारगर बनाने में सहायक तो है ही, वह व्यक्ति के बौद्धिक स्तर और लोकतांत्रिक संवेदना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने जो आपका चौथा पेपर है BSTC फर्स्ट ईयर का, उसकी मैराथन क्लास में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 3 यूनिटों से ले लिए हैं और इस मैराथन क्लास से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर लोगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी मित्रों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।